Hello students, welcome back to Prepon. We are doing a series on India by decades. छोटे छोटे मुद्दे दशक वाइज मैं आपके लिए लेता आ रहा हूँ। 1950 से 1960 का दशक चल रहा है, कुछ मुद्दे हम कर चुके हैं। आज हम उस इशू को करते हैं जिससे इंडो चाइना वॉर ट्रिगर हुई थी, दलाई लामा का भारत में आना। तो क्या वो इशू थी, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं ताकि हम उस बैकग्राउंड को डेवलप कर पाएँ जिसका हम अगले डिकेड वाले फेज में इशू को लेंगे। इंडो चाइना वॉर हुआ यह है कि 1959 में दलाई लामा हैड टू एस्केप टू इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ चाइना। इशू क्या थी? इशू यह है कि जो तिब्बत रीजन है, जो सदर्न चाइना का पार्ट है, वो चाइना हमेशा अपना क्लेम करता रहा है, जबकि तिब्बत एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता है साउथ चाइना में। कहा जाता है कि ये एक कई देशों से बड़ा इसके पास एरिया हुआ करता है। पर जब 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना केम इनटू बीइंग, तो 1950 में दिस तिब्बत वाज कैप्चर्ड बाय द चाइनीज आर्मी। तिब्बत को चाइनीज आर्मी ने कैप्चर कर लिया था एंड इट बिकेम अ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। ये बन गया था तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। तो 1950 चाइना का पीआरसी बनते ही चाइना ने डोमिनेट करना शुरू किया और तिब्बत को एक अपने कब्जे में ले लिया था। तिब्बतन ने अपने आप को हमेशा से आज तक चाइना से अलग मानते आए हैं और जैसे जैसे चाइनीज एम्पायर स्ट्रांग रही थी, वो तिब्बत को कैप्चर कर लेती थी और जब जब वो वीक होते थे तो तिब्बतन अपने आप को फ्री करा लिया करते थे। ये लंबे समय से हिस्टोरिकल पीरियड से प्रॉब्लम चलती चली आ रही थी, लेकिन 1950 में तिब्बत वॉज कैप्चर्ड बाई द चाइनीज आर्मी। चाइनीज आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। होता क्या है, 1950 में कैप्चर कर लेते हैं और 1954 में इंडिया ने एक छोटा सा प्रोटेस्ट भी उस समय किया था। पर 1954 में इंडियन गवर्नमेंट हैड साइंड विद चाइनीज द पंचशील एग्रीमेंट, द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जिसमें इंडिया ने एक अप्रूवल भी दे दिया है कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को वो अप्रूव कर देते हैं और जो इंडिया चाइना के जो एग्रीमेंट था उसके तहत ये अप्रूवल मान लिया जाता है। उधर ये होता है कि जो तिब्बतन गवर्नमेंट है, जो दलाई लामा है, वो उसके टेम्पोरल हेड मतलब पॉलिटिकल हेड भी बन गए थे। अब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट माना करते थे। 1933 में इनकी पैदाइश होती है और 23 साल की उम्र में ये 14वें दलाई लामा बने थे। बहुत छोटी उम्र में इनको दलाई लामा प्रोक्लेम कर दिया गया था। दलाई लामा एक पद होता है जो तिब्बतन बुद्धिस्ट में माना जाता है। जो 13 दलाई लामा की डेथ के बाद ये 14वें दलाई लामा बना दिए गए थे। तो ये स्पिरिचुअल हेड तो होते ही थे, बट टेम्पोरल हेड भी बन गए थे और अपनी सरकार का सिस्टम चला करता था। लहासा इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो वहां पर 1959 में क्या होता है, चाइनीज जर्नल ज़ैंग चेनवू इनवाइट करते हैं दलाई लामा को कि आप जो चाइनीज गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर एक डांस परफॉर्मेंस है, वहाँ पे आप आइए। इनको इनवाइट किया गया है वहाँ आने के लिए दलाई लामा को। और लेकिन उसके बाद तुरंत मैसेज ये आ जाता है कि यू शुड कम विदाउट एनी सोल्जर्स और आर्म्ड बॉडीगार्ड्स। जो आप बॉडीगार्ड्स वगैरह है, सोल्जर्स के बिना आपको आना होगा। ये जो दोबारा मैसेज आता है, इससे सस्पिशन हो जाता है तिब्बतन्स के बीच में और तिब्बतन जो फॉलोवर्स थे दलाई लामा के, वो पूरी उस जो जहाँ दलाई लामा हुआ करते हैं उस पूरे एरिया को वो घेर लेते हैं ताकि उन पर कोई अटैक ना हो जाए। वो सस्पिशियस हो जाते हैं। डेफिनेटली इट इज़ अ प्लान बाय द चाइनीज गवर्नमेंट टू किल दलाई लामा और उनको अरेस्ट या किल करने का विचार सरकार बना रही है। तो वो पूरे पैलेस को घेर लेते हैं ताकि तिब्बतन लीडर पे कोई अटैक भी ना हो और कोई उनको हानि ना पहुँचे। यहीं से एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और कुछ ही दिन बाद ये जो बात थी 10 मार्च की, कुछ ही दिन बाद दलाई लामा को ये सुझाव दिया जाता है कि ही शुड एस्केप फ्रॉम दिस रीजन, अदरवाइज हिज लाइफ वुड बी इन डेंजर। तो जल्दी ही ये क्या कहते हैं 17 मार्च को दलाई लामा हैड टू एस्केप। तो दलाई लामा वहाँ पर अपने परिवार के कुछ लोगों को लेके, अपनी जो उनकी कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं उनको लेके, वहाँ से वो डिस्गाइज में, एक सोल्जर की डिस्गाइज में वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। और वो जो माउंटेनियस रीजन है उसके बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन से होते हुए एक सोल्जर की डिस्गाइज में, दिस इज
दलाई लामा। इस सोल्जर की डिस्गाइज में वो यहाँ पर इस रीजन से चलते हुए पहुंच जाते हैं तवांग मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश। बहुत कठिन जर्नी उनकी रहती है। तो ही इन 1959 ही अंडर दो सर्कमस्टांसेस ही हैड टू एस्केप टू इंडिया। तवांग मोनेस्ट्री में आ जाते हैं। वहाँ से वो इंडियन गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको सुना जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनको शेल्टर दिया जाए। कुछ समय वहाँ तवांग मोनेस्ट्री में रहते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ करती है। फाइनली वहाँ से वो मसूरी आ जाते हैं, उनको मसूरी लाया जाता है। मसूरी में वो पहुँच जाते हैं। मैनचेस्टर गार्जियन न्यूज़पेपर अप्रैल 4 को ये छापता है कि इंडियाज ऑनर्ड गेस्ट अराइव। दलाई लामा तवांग मोनेस्ट्री से मसूरी आ जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। वहीं पे उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से होती है। सो हिज फर्स्ट मीटिंग विद नेहरू टुक प्लेस इन बिरला हाउस। बिरला हाउस में होती है। बिरला हाउस आज जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है उसके बिल्कुल नियर बाई है, जहाँ पर साल भर के लिए दलाई लामा को रखा जाता है। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू उनसे 4 घंटे की मुलाकात भी होती है, जहाँ पर उस मुलाकात के बारे में दलाई लामा बताते हैं। साल भर वहाँ रहते हैं। सरकार भी इनको ये शेल्टर दे देती है और बाद में सरकार इनको एक बहुत महफूज जगह पर शिफ्ट करना चाहती थी। तो इनको फिर बताया जाता है कि हम आपको हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में शिफ्ट करने जा रहे हैं। वहाँ पर धर्मशाला में इनके व्यक्ति लोग जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि धर्मशाला की जो जगह है वो कैसी है। फाइनली धर्मशाला वो 1960 में जो ये दलाई लामा है और जो इनकी जो गवर्नमेंट है ये मैक्लियोडगंज धर्मशाला में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ से आज तक ये लंबे समय तक चली आ रही है। इस तरीके से धर्मशाला इनका सेंटर बन जाता है। वो जो एरिया था हिमाचल प्रदेश का वो सेफ सिक्योर माना गया और वहीं पे तिब्बतन रिफ्यूजीज आते चले गए, रहते चले गए और वो एक सेंटर बन जाता है। 1960 तक आते आते दिस मैक्लियोडगंज इन धर्मशाला बिकेम सेंटर ऑफ द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। 1989 में दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता है। ये जो डेवलपमेंट हुआ था जब दलाई लामा को भारत ने शेल्टर दे दिया था, ये ट्रिगर पॉइंट बन जाता है और 1960-61 के बाद फिर चाइना और इंडिया के बीच में छोटी छोटी स्कर्मिशेस होने लगी थी, छोटी छोटी मुठभेड़ होने लगी थी। और इन्हीं हालातों में फिर 1962 अक्टूबर में चाइना भारत पे अटैक कर देता है। दलाई लामा का जो एपिसोड था वो ट्रिगर था। प्रॉब्लम्स तो पहले से चली आ रही थी। जो भारत और चाइना के बीच की बाउंड्री है वो इनडिटर्मिनेट समझ सकते हैं कि वो डिटरमिन ठीक से नहीं हुई थी और कुछ एरियाज डिटरमिन यू कह सकते हैं डिसाइड हो चुके थे, कुछ डिसाइड नहीं हुए थे। ये ब्रिटिश लेगेसी हुआ करती थी। जो एक डाउट था वो प्रिवेल कर रहा था, तो वो इश्यूज पहले से चली आ रही थी और उसमें ट्रिगर हो जाता है दलाई लामा वाला एपिसोड। इवन दो चाइना को सपोर्ट किया था इंडिया ने पूरे 50 के दशक में, इंटरनेशनल फोरम पे भी चाइना को भारत सपोर्ट करता है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को भी रिकॉग्निशन देता है, बट दैट कुड नॉट वर्क आउट। और जो पंचशील एग्रीमेंट था उसमें को ब्रेक करके चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1962। तो दैट वाज वन इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस एंड दैट ट्रिगर्ड दैट पर्टिकुलर वॉर। जब हम 1960-70 का दशक करेंगे तब हम इंडो चाइना वॉर को ले लेंगे। तो 1950-60 के दशक में एक इवेंट ये भी हुआ था जिसके रेमिफिकेशंस भारत के लिए थोड़े से भारी साबित हुए थे। तो दैट वाज वन पर्टिकुलर स्मॉल एपिसोड अबाउट द decade of 1950-60. Hope this type of India by decades के छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, इश्यूज हैं, वो आपके सामने आ रही हैं और कुछ हम डॉटिंग लाइन को कनेक्ट कर पाएंगे जब हम आज के संदर्भ में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं कि जो गैप है इसी को फिल करने की कोशिश इन वीडियोस के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनको देखिए, आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भेजिए ताकि इन वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।